Today is 21st January, Saturday, and this is your day 3 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। मैंने अभी एक सर्वे कराया था यूट्यूब पोस्ट के ज़रिए, जिसमें मुझे पता चला कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डे 1 और डे 2 दोनों का काम कंप्लीट किया है। तो कुछ रीज़न्स ये भी हो सकते हैं कि उन्होंने लेट फॉलो किया है स्टार्ट, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपने 3-4 दिन का छूट गया आपसे, तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे फिर। तो कोशिश करो कि जिस दिन का जो वर्क है उसको उसी दिन कंप्लीट करो। अभी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं बड़े आराम से, 1 महीना आपके पास बचा है, लेकिन आपने डेली अगर जो आपको पर्पज़ मिल रहा है उसको आपने कंप्लीट कर लिया ऑन डेली बेसिस, तो बड़ी आराम से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगले 10 दिन के अंदर, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा ईएससी मेंस एसएससी मेंस के लिए। तो कोशिश करो जो काम जिस दिन मिले उस दिन करो। जैसे मान लो अभी डे 3 का वर्क है, ऐसे डे 10 का वर्क भी आएगा। तो जब डे 10 का वर्क होगा तो पीछे वाला अगर जो सब छूट गया है आपका, तो फिर आप होपलेस हो जाओगे, और वैसे भी 10 दिन ओवर होने के बाद फिर आगे कैसे कवर करोगे? वैसे ही आप थोड़ा लेट चल रहे हो, लेकिन अभी भी अगर जो आप सभी चीज़ें कवर कर लोगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं मेंस में आपके। तो कोशिश करो जो काम जिस दिन मिले उसको उसी दिन कंप्लीट करो। तो आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो स्टील का टॉपिक रहेगा, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन, रिवेट, बोल्ट एंड वेल्ड कनेक्शन, ये आपको पढ़ना है। अब ये क्या होता है, ये आप एसएससी जेई मेंस के इसके क्वेश्चन आप देखोगे, सफिशिएंट क्वेश्चन है उसके अंदर, प्लस ईएससी मेंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, तो उसको भी करो, आप कंप्लीट करोगे। इन प्लेन कनेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास है कुछ, अब यहाँ पे ये कोई प्लेट है, मान लो कॉलम है, कॉलम के साथ आपने कोई ये बीम जोड़ना है या प्लेट जोड़नी है कोई, तो प्लेट आपने जोड़नी है, तो यहाँ पे बोल्ट के ज़रिए आप इसको जोड़ोगे। तो जो इन बोल्ट्स पे, मतलब इन बोल्ट का जो कनेक्शन है इन दोनों के साथ, तो ये सेम प्लेन में है, तो ये हुआ इन प्लेन। आउट ऑफ प्लेन क्या होगा, जैसे मान लो ये कॉलम है, ठीक है, अब कॉलम के साथ आपको यहाँ पे कोई ऐसे प्लेट जोड़नी है इस तरह से, तो ये जो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे, तो इसको कहेंगे आउट ऑफ प्लेन। तो ये आप यहाँ से बोल्ट से भी जोड़ सकते हो, आप यहाँ पे वेल्ड से भी जोड़ सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे आप बोल्ट से जोड़ सकते हो, आप यहाँ से वेल्ड से भी जोड़ सकते हो। तो इसका डिज़ाइन आपको करना है। डिज़ाइन मतलब कि आपको लोड इतना लगाना है, 10 किलो न्यूटन लगाना है, 100 किलो न्यूटन लगाना है, तो आपको यहाँ पे कितनी साइज़ की वेल्ड आपको करनी पड़ेगी, या फिर कितने आपको बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली जैसा ये है ऐसे ही यहाँ पे ये है। तो टॉपिक तो ये है जो आपको कवर करना है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ईएससी में भी पूछा गया है और एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकें आपसे, वो कंप्लीट कर लेना, जब तक आपको खुद से सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि मैं सीख गया हूँ इस टॉपिक को, तो तब तक आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे एटलीस्ट मिनिमम तो क्या होगा, मिनिमम ये होगा कि आप एसएससी जेई कि मेंस के क्वेश्चन सभी करो, जो भी टॉपिक मिले उसके हर एक क्वेश्चन आपको करना है। प्लस अगर आपको लग रहा है कि ये तो मैंने कर लिया, लेकिन शायद अगला कोई क्वेश्चन आए या फिर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए तो आपसे नहीं सॉल्व होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ईएससी मेंस के भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, एक डिस्क्लेमर ये है कि आपने अगर एसएससी जेई मेंस की बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज़ ख़रीद लो उसको। सिलेक्शन हो जाएगा तो 50,000 60,000 रुपये ऐसे ही कमाओगे महीने में, तो वो सब वसूल हो जाना है। ठीक है, 1,000 रुपये की आपके पास किताब आ गई, तो उसके ज़रिए अगर जो आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो सकता है, तो प्लीज़ पीडीएफ में मत देखो, उसको ख़रीद ही लो। ठीक है, अच्छा जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ से देख सकते हैं। अब जैसे ईएससी मेंस है, उसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, भले ही आप ईएससी मेंस के लिए पढ़ भी नहीं रहे हो, आपको एसएससी मेंस ही निकालना है, ये मत सोचो कि ईएससी मेंस की मैंने खरीद ली तो मेरा नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा ही होगा। जैसे मान लो आप टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे, तो टेस्ट सीरीज़ में क्या है, नए क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो ईएससी मेंस को आप टेस्ट सीरीज़ की तरह ले सकते हो। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ये दोनों खरीद लो किताबें, और आईएएस मास्टर की खरीदना। ठीक है, मुझे सही लगता है उसका मटेरियल, तो आईएएस मास्टर की किताब आप खरीद सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन तो ये है। तो ईएससी के भी आप क्वेश्चन करोगे इसके। हाँ, अब जैसे कोई क्वेश्चन है जो बड़ा खतरनाक सा आपको लग रहा है, वैसे ये पास्ट रिकॉर्ड में देखा गया है, जब एसएससी को टफ बनाना होता है पेपर, तो वो ईएससी के सीधा प्रीवियस ईयर उठा के डाल देता है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे आप जैसे मान लो कि ये इन प्लेन है, ठीक है, इन प्लेन अगर जो मान लो यहाँ से इस तरह से 3 जगह वेल्ड कर दिया, तो अगर जो 3 जगह वेल्ड किया तो इसके अंदर आई एक्स आई वाई वाई ये सब निकालना होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका बिल्कुल बीच में नहीं होगा, थोड़ा पीछे होगा, तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा। ये मेंस में पूछा गया है, ईएससी में भी, और आई गेस एसएससी में शायद पूछा गया है। ठीक है, तो उसके अंदर टफ हो जाती है कैलकुलेशन, तो अगर जो आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो यहाँ वाला एसएससी वाला तो आप कर ही दोगे। तो जब आपको कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा लगे कि आप सीखा है आपने क्वेश्चन नहीं, तो आप ईएससी मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल ही सिर के ऊपर से जा रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना उसके अंदर, छोड़ देना उसको, फिर आगे बढ़ना, दूसरा टॉपिक कर लेना। टॉपिक बहुत है करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक ही आने वाला है, बाकी टॉपिक कंप्लीट कर लेना, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखेंगे। तो पहला टॉपिक तो आपका स्टील का ये है। दूसरा टॉपिक लेजी थ्योरी से आपको कैनाल डिज़ाइन करना है। ठीक है। अब लेजी थ्योरी से लगभग पूछ लिया जाता है, इसकी जो इक्वेशन होती है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। ठीक है। पी इक्वल टू 4.75 रूट क्यू। ठीक है। और आपके पास एस का इक्वेशन होती है। ठीक है। वी की इक्वेशन होती है 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। तो ये सब आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, और सिर्फ इक्वेशन याद होना ये इंश्योर नहीं करता है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन कर दोगे। इक्वेशन कितनी भी आसान हो, फॉर्मूले कितने भी आसान हो, आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे कर दोगे, लेकिन कहीं पे कोई एक स्टेप ऐसा फंसेगा। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ इसके अंदर, कि मुझे इक्वेशन से आती, मैंने इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, शायद 2018 की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन करते हुए मुझे दिक्कत क्या आई कि उसके अंदर वेरिएबल्स ज़्यादा आ गए। ठीक है। वेरिएबल ज़्यादा इसलिए आ गए क्योंकि जो इसका स्लोप होता है ना, वो एज्यूम करना होता है। इसका स्लोप एज्यूम करना होता है 1:2 या फिर 2:1 जो भी होता है, तो वो आपको एज्यूम करना होता है। उसके बाद आपके पास इक्वेशन सोल्व करनी होती है। अब जब आपने इक्वेशन बनाई दो, ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर बी और वाई की, और साथ में आपके पास यहाँ पे थीटा, स्लोप भी इसके अंदर एक वेरिएबल आ गया। ठीक है। तीन वेरिएबल आ गए, इक्वेशन यहाँ पे दो बनती है, तो आप फिर वहाँ पे फंस जाओगे। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि सोच सको आप कि इसके अंदर मैंने क्या गलती कर दी। तो क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, जहाँ पे जिस स्टेप में भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे एटलीस्ट देख सकते हो सॉल्यूशन को। लेकिन पेपर में वही दिक्कत आई तो वहाँ पे कुछ किताब नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। तो कोशिश करो कि खुद से पूरा सोल्व करो, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया। ठीक है। जैसे मान लो आपने बीम डिज़ाइन करने चले, आप बीम आपने डिज़ाइन कर लिया आधा, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप अगर जो आपको देखना पड़ रहा है कॉपी में से या फिर बुक के अंदर से, ठीक है, तो मत सोचना कि अगर जो आपने अभी पूरा डिज़ाइन पूरा कर दिया तो आप वहाँ पे कर दोगे। अगर आपको तीसरे पॉइंट में यहाँ पे दिक्कत आई है तो पेपर में भी दिक्कत आएगी। जब तक आप सभी स्टेप खुद से ना कर दो बिना देखे, तब तक मत सोचना कि आपने सीख लिया। तो लेसी थ्योरी कैनाल डिज़ाइन करोगे आप, साथ में आरसीसी बीम डिज़ाइन। ये पहले दिन में मैंने आपको बोल दिया था सिंगली रिइंफोर्स डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन बीम डिज़ाइन के क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं, नहीं किया होगा तो अब फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। तो आरसीसी बीम आपको फिर से डिज़ाइन करना है, सिंगली भी करना है, इस बार डबली भी करना है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम दोनों से करना है। तो चीज़ें इसके अंदर टॉपिक मैंने ऐड कर दिए। कहाँ से करोगे? मिनिमम क्या है? मिनिमम ये है कि आपको एसएससी जेई मेंस के सभी क्वेश्चन करने हैं, डब्ल्यूएसएम से हो, एलएसएम से हो, कितना पुराना पूछा हो, कितना नया पूछा हो, हर एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। सिलेबस में ये नहीं है कि आप बहुत पहले आया है तो अब नहीं आ सकता, कोई भी चीज़ कभी भी आ सकती है। पिछले साल डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2019 में डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कह नहीं सकते कि डब्ल्यूएसएम से नहीं आएगा, किसी से भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है कर लेना, हाँ कोशिश करना एलएसएम वाला पहले कर लो, डब्ल्यूएसएम का बाद में कर लो। ठीक है। तो आरसीसी बीम डिज़ाइन हर कुछ करोगे, टी बीम भी आप इसके अंदर डिज़ाइन करके एक बार देख लेना, 3 कंडीशन होती है उसके अंदर, एक बार देख लोगे सही रहेगा। और साथ में थ्योरी में आपको आज प्लेट लोड टेस्ट करना है सॉइल में से, और ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, CU कंसोलिडेटेड अंडर टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अंडर टेस्ट, ठीक है, और ठीक है, जैसा कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो ये सब टेस्ट क्या होते हैं, इनकी पूरी थ्योरी ये सब आपको लिखना है, बिना सॉल्यूशन देखे। आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ट्राइएक्सियल टेस्ट होता क्या है सोइल के लिए, तो उसके लिए आप 2 पेज उसके भर पाओ, तो इतना आपको खुद से लिखना है, बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख के आपने सीधा कॉपी में उतार लिया आपका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन देखने के बाद तब फिर से आप इसको क्वेश्चन को करना। ठीक है। देखना कि अब आप कितना उसको रिटेन कर पाए और कितना आप लिख पाए। तो ये आपके पास टोटल ये आपकी अप्रोच रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक और अप्रोच ये है कि जैसे मान लो आप न्यूमेरिकल कोई सोल्व कर रहे हो, आपने कोई न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हो, ये अलग से कुछ एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल आपने कोई सोल्व कर रहे हो, तो अब जैसे न्यूमेरिकल आया आपके पास, तो उस न्यूमेरिकल का आने के बाद आपने देखा कि यार आता तो था मुझे, मैं फॉर्मूला भूल गया इसका, तो फॉर्मूला भूल गए तो सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। ठीक है। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपने देखा कि आप फॉर्मूला भूल गए, तो सिर्फ फॉर्मूला देख लो उसका। जैसे आप पार्टिकल सेटलमेंट का एक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का v इक्वल टू G-1 GD² अपॉन 18 म्यू। ठीक है। आपने कहा कि मैं इसका फॉर्मूला याद होता तो कर देता, तो ऐसा करो फॉर्मूला देख लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद देखो न्यूमेरिकल आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। काफ़ी चांस है, 50-50% चांस है कि आपका आंसर तब भी सही ना आए। तो हमेशा देखो कि दिक्कत कहाँ पे है। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो सिर्फ फॉर्मूला देखो। ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हुए अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कॉन्सेप्ट में भूल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या था, तो कॉन्सेप्ट देख लो, लेकिन न्यूमेरिकल खुद से सोल्व करो। ठीक है। तो आपको जहाँ कमी लग रही है वो करो, अपने आप को एनालाइज करो कि सिर्फ फॉर्मूले की ही दिक्कत है या कुछ और फंडामेंटल दिक्कत है।
ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ रहा, फॉर्मूला देख लो फिर क्वेश्चन सोल्व करो, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट देख लो फिर क्वेश्चन सोल्व करो, मतलब सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं देखना है इसके अंदर आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कमी क्या है। तो ये टिप याद रहेगी तो एक गेट में भी बड़ी काम आएगी आपके, और एसएससी जेई में भी काम आएगी। तो ये तो था आपका आज का लाइफ पर्पस, डे 1 डे 2, आई होप आप आज कर लोगे कंप्लीट, और डे 3, ठीक है, डे 3 के साथ अब कोशिश करो कि डे 3 जब आपका कंप्लीट हो जाए तो जो डे 1 डे 2 में आपके टॉपिक थे उनके भी एक एक दो दो क्वेश्चन आप फिर से कर लो, उनको फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी से सब चीज़ें रिवाइज करते हुए चलोगे तो तब आपको एग्ज़ाम तक आपको कुछ भूलोगे नहीं, क्योंकि अब रिवीजन का तो कुछ ऐसा अलग से टाइम नहीं मिलेगा नहीं आपको कि आप रिवीजन करोगे। तो कोशिश करो कि डे 3 का आपने जैसे कंप्लीट कर लिया, तो अब जैसे मैं कह रहा था आपको ये करने के बाद जो आप करना है वो कर लो, कोशिश करना डे 3 करने के बाद, ठीक है, इसके सब क्वेश्चन करने के बाद डे 2 के क्वेश्चन करना, डे 1 में जो मिला था उसके क्वेश्चन करना, इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद आप जाके कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों पे। कल का आपके जो टॉपिक थे वो था राइज एंड फॉल मेथड, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। तो अच्छा, एक डाउट इसके अंदर ये भी था कि इसके अंदर सिर्फ टेबल बनानी है क्या। अब जैसे मान लो आप लोग को टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल में क्या क्या होता है, ठीक है, टेबल में होता है कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ठीक है। अगर जो आपको बात करें राइज एंड फॉल की, तो राइज, फॉल, ठीक है, आर एल, रिमार्क, ये आपके पास टेबल बनती है इसके अंदर। यहाँ पे स्टेशन होता है 1 2 3 4 ये सब। देखो इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे छोड़ देगा, कहीं 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 पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा और आपको उनको फिल करना है, उनके ही नंबर होंगे। अगर आपने सभी फिल इन द ब्लैंक्स पूरे मतलब बिल्कुल सही कर दिए, जैसे 10 फिल इन द ब्लैंक्स आए, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर आपने सभी सही फिल कर दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब डाउट ये आता है कि क्या सिर्फ फिल कर दिया हमने तो आंसर आ जाएगा, मतलब तो क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इतना सोचो कि क्या मन मन में आप सारी कैलकुलेशन कर दोगे या कैलकुलेटर पे सारी कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है। तो जितना आपको इस फिल करने के लिए लिखने की ज़रूरत है उतना भी लिख दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनर का उतना नहीं पता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देना। जैसे मान लो बैक साइड दे रखी है आपको, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है प्लस सभी पॉइंट्स के आर एल निकालने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे आप सबसे पहले पॉइंट पे आते हो, जैसे आपका ये टेरेन है, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, बैक साइड लेते हो, बैक साइड लेने के बाद तब आप यहाँ पे फोर साइड लेते हो, ठीक है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया तो बीच की साइड सारी जितनी भी होंगी वो सब आई एस होंगी, इंटरमीडिएट साइड होंगी, आई एस आई एस आई एस, ठीक है। लेकिन आपने एक रीडिंग ली यहाँ पे, ठीक है, तो और लेकिन इसके बाद आपको देखना आगे मुश्किल पड़ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक की रीडिंग लोगे और उसका फिर इंस्ट्रूमेंट को चेंज करोगे, यहाँ पे रखोगे और फिर यहाँ पे बैक साइड लोगे, ठीक है। तो जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे तो वो इंटरमीडिएट साइड नहीं, वो फोर साइड बन जाएगी, और फिर ये जो आपके पास यहाँ पे पहली साइड बन जाएगी वो बैक साइड बन जाएगी, फिर आगे इंटरमीडिएट साइड बनती बनती चली जाएगी, ठीक है। ऐसी इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड ये होती है, ठीक है। अब जैसे राइज ये तुम्हारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, तो इसके अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बैक साइड ली, ठीक है। जैसे मान लो आपने सबसे पहले बैक साइड ले ली यहाँ पे, तो बैक साइड जो भी आपकी आई आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब अच्छा आर एल क्या था पहले पॉइंट का 68.233, मतलब जैसे आर एल क्या था 68.233, ठीक है। अब 68.233 प्लस बैक साइड, तो आपके पास आप यहाँ पे पहुँच गए, तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो गई ये, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी आ गई यहाँ पे। तो आपने इसको और इसको ऐड किया तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई आपकी, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास 68.83 इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई। अब जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई आपके पास, तो ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट है। अब मान लो आपने आई एस निकाली, इंटरमीडिएट साइट निकाली, तो यहाँ पे मान लो ये 5 आई, ठीक है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास आई थी 100, तो अगर जो इसका आर एल आपको निकालना है तो 100 में से आप 5 माइनस करोगे तो आप यहाँ पे आपके पास आर एल आ जाएगा। तो सिमिलरली यही हुआ है कि देखो यहाँ पे आपने आपके पास यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, उसका फिर आपने आगे देखा तो आगे यहाँ पे फोर साइड क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे चेंज भी किया था आपने इंस्ट्रूमेंट, तो आपने यहाँ से सीधा यहाँ देखा तो 3.132 आई, तो आपके पास अब इस पॉइंट का आर एल अगर जो आपको चाहिए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आर एल आ जाएगा इस सेकेंड पॉइंट का, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें से इस फोर साइड को माइनस किया तो यहाँ पे आर एल आपके पास आ गया ये। अब आपने क्या किया था, देखो आपने जैसे ही फोर्थ साइड पे पहुंचे तो आपके पास आर एल आ गया इस पॉइंट का। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले आपकी इतनी थी, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई, तो जैसे ही फोर्थ साइड आ जाएगी बैक साइड पे आप नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे। उसके लिए क्या करोगे, आप ये जो नया आर एल है इस आर एल में इस बैक साइड को ऐड करोगे तो नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी। तो ये वाला जो आपके पास आर एल आएगा सेकेंड वाला, इसके अंदर आप बैक साइड को जब ऐड करोगे तो एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी। उसका फिर आप देखोगे इंटरमीडिएट साइड है तो इसमें से इसे माइनस करोगे यहाँ पे आएगा,
ठीक है। उसके बाद आपके पास हाइट ऑफ यहाँ पे RL आएगा नया, फिर यही वाली चीज़ इसमें से इंटरमीडिएट साइड को माइनस करोगे तो ये नया RL आएगा आपके पास। ठीक है, तो यही चीज़ कर रहे हो कि जैसे देखो जितनी भी इंटरमीडिएट साइड है आपके पास, जैसे आपके पास जो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये है। अब इसका RL निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आप सभी के RL निकाल पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने चेंज कर दिया तो आपके पास एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई। तो इस तरह से आपको करना है। अब जैसे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, कि 68.233, ठीक है, प्लस बैक साइड किया तो आपने ये आ गया, तो वहाँ पे लिख दो फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का RL जो है आपके पास वो कितना है 68.233, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 68.233.597, ये लिख दो। मतलब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेबल बना के कर दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना। अगर ये आप मन मन में कैलकुलेशन करोगे गलती भी हो सकती है, सही से लिखोगे तो चेक भी हो जाएगा आपका और इतना टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का खेल है, यही राइज एंड फॉल मेथड का खेल है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी आ सकता है, अलग से कुछ RL भी निकालने के लिए दे सकता है। दोनों चीज़ों के लिए तैयार है ना। यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो, ESC के अंदर अलग तरह के क्वेश्चन है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, कल का नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हाइड्रोलिक जंप का। अब हाइड्रोलिक जंप ESC SSC में तो कम पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन ESC में रिपीटेडली उसको पूछा जाता है और बहुत ईजी टॉपिक है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, y2/y1 = -1 + √1 + 8 f1² 2। ठीक है, y1 क्या है कि मान लो पहले इतना था y1 और बाद में फिर यहाँ पे आ गया y2। ठीक है, ये y1 y2 है। f1 क्या है, देखो जिसका y1 नीचे है उसी का ये फ्रॉड नंबर, यहाँ पे फ्रॉड नंबर है, ये यहाँ पे सुपर क्रिटिकल है, यहाँ पे सब क्रिटिकल बन जाता है। ठीक है, वैल्यू दे देगा आपको, पूछ लेगा F1 बता दो, आपसे पूछ लेगा Q बता दो। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, मान लो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे Q निकालना है। हाँ ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको रखना है P1 + M1 = P2 + M2। ठीक है, अब अगर जो ये रेक्टेंगुलर है तो सिंपल आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगुलर के अंदर आप निकाल सकते हो P1 और P2। P1 क्या होगा गामा A y1 बार। ठीक है, M1 क्या होगा रो Q V1। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करोगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा ये कितना, अगर स्पेसिफिक एनर्जी का लिखते हो तो y1 = y1 + Q² 2g y² होता है = कांस्टेंट। और अगर जो आप स्पेसिफिक आपका फोर्स का लिखते हो तो ये हो जाता है y1² 2 + Q² g y1 = कांस्टेंट। तो ये हो गया रेक्टेंगल में। अगर जो आपके पास ट्रायंगल आ गया तो आपको बेसिक से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा उसके अंदर, रेक्टेंगुलर का ही याद करके रखना। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन, आपको ये वाला इक्वेशन याद होगी तो अगर जो y1 y2 आपको दे रखा है तो आप यहाँ पे Q भी निकाल सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको ESC से देख लेना, इसके क्वेश्चन आपने आई होप देख लिए होंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका था कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट डिफरेंट प्लेन्स। तो देखो सोम में भी पूरे चांसेस हैं इसके आने के, अब तक आया नहीं है, लेकिन सोइल में आ जाता है, 2 बार आ चुका है, तो आगे भी आ जाए क्योंकि हॉट टॉपिक है बिल्कुल, ये आना ही चाहिए आपको। तो इसके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे आपको ये स्ट्रेस एलिमेंट दे दिया, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है और टो एक्स वाई है। ठीक है, तो आप उसको पहले मोर सर्कल आपको बनाना आना चाहिए। मोर सर्कल कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी वो सिग्मा एक्स में रखेंगे, छोटी वैल्यू को सिग्मा वाई में, उल्टा हुआ तो घुमा लेना इसको। ठीक है, आता नहीं है वैसे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो इसकी 100 वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू हुई 80 और इसकी वैल्यू 2xy की हुई 20। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना है, इस प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेन पे सिग्मा एक्स कितना है 100, तो 100 आगे चले गए। अब 2xy 20 है तो ऊपर भी जा सकते हैं, 2xy नीचे भी, ये सिग्मा है और ये टो है। ठीक है, तो ऊपर जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। अब 2xy क्या है, देखो इन दोनों प्लेन को देखो, ये और ये क्या है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो मतलब 20 जो है ऊपर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सिग्मा वाई है 80, सिग्मा वाई है 80, तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे क्या है 80, मान लो 80 है, ये 80 ज़्यादा कम हो गया, 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 हो गया, 10 है यहाँ पे ये। अब 10 से आपको यहाँ पे भी देखो 20 है, अब देखो 20 है ये, 20 है ये, अब सिर्फ इन दोनों का एज्यूम करो, ये क्या है घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया नेगेटिव, तो 20 आया नीचे, तो इन दोनों को मिला दो, ये आपका बन गया मोर सर्कल। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है। अब इस सर्कल पे ये जो इसकी सर्कमफेरेंस है ये अलग अलग प्लेन है। ठीक है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, मतलब यहाँ पे ये है, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो अलग स्ट्रेसेस होंगी इसकी। तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा बस बेसिक बताना चाहता हूँ आपको। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगी, ये अलग अलग प्लेन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो ये सिग्मा 1 होगा। सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे सिग्मा 3।
अच्छा, तो देखो, और ये क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, टॉम एक्स, यहाँ पे। अच्छा, सिंपल सिंपल अगर जो बेसिक आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन मतलब ये, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। मोर सर्कल में जो एंगल होता है वो एक्चुअल में डबल होता है। तो अगर जो यहाँ पे 90 है तो एक्चुअल में 45 डिग्री है। अगर जो सिंपल आपके पास ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो प्लेन है और मैक्सिमम स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस का प्लेन है, आपस में कितने एंगल पे होते हैं, हमेशा 45 डिग्री पे होते हैं, सिंपल। हाँ, तो बेसिक पे आते हैं चला। अब आपसे पूछा जाए कि सिग्मा एक्स से कितने एंगल पे, सिग्मा एक्स से कितने एंगल पे आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे समझो। देखो, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स ये था, यहाँ पे था ना सिग्मा एक्स टो एक्स वन, सिग्मा एक्स ये था ना कि 100 और ऊपर आए, ठीक है। इससे कितने एंगल पे प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये, यहाँ से आपको यहाँ पूछना है, तो आप क्या पूछे, यहाँ से यहाँ आए आप, तो ये कितना होगा, 2 थीटा मान लिया इसको आपने, ठीक है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आप आए यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा एक्स है, ठीक है। सिग्मा एक्स से आपको कितना जाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। इधर आप आए, ये यहाँ पे आपने खींची ये, तो ये होगी आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा वन। और ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल होगा थीटा। ये सिंपल सा ये है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ये है, आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा करो कि हॉरिजॉन्टल पे जो स्ट्रेस है उससे एंगल 45 डिग्री पे, चलो छोड़ो, हॉरिजॉन्टल पे जो स्ट्रेस है उससे एंगल 45 डिग्री पे एक प्लेन आएगा, ठीक है, एक प्लेन आएगा, उस पे आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये बनाएंगे हम प्लेन, और इसके बाद यहाँ पे एक नया प्लेन बना देंगे। तो इस पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर जो 45 डिग्री है तो इसका सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है ये, ठीक है, टो दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो आपके पास इससे आपको एंगल 45 डिग्री पे बनाना है, तो इस पे जो प्लेन पे जो वैल्यू होंगी सिग्मा एन और टो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सिग्मा एन इजल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। ऐसे ही टो की वैल्यू अगर हम करेंगे, ये ध्यान रखना ये नीचे की साइड है, अगर ऊपर की साइड दे दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई कोस 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो थीटा हमेशा क्या होगा, ये सिग्मा वन है, सिग्मा एक्स है, और ये सिग्मा वाई, जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी उससे एंगल जाएंगे हम थीटा पे, थीटा यहाँ पे आएगा सिग्मा एन। सिंपल सी बात नहीं है। तो ये था बेसिक, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। और चौथा टॉपिक था सीमेंट, वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब 2 चीज़ें रह गई हैं। पहला, मुझे एक प्लेलिस्ट बनानी है जिसके अंदर मैंने जो 3 महीने के लिए आपको गाइड किया था उसके सभी टॉपिक्स डे वाइज उसके अंदर एक प्लेलिस्ट में आ जाएंगे वीडियोस के जरिए। तो उसको आप, उससे आप देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हो प्री की, क्योंकि अभी मेरे पास लिटरली इतना टाइम नहीं है कि मैं प्री के लिए भी अभी प्रिपेयर करा सकूँ आपको। तो जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं उसको उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, अपना नुकसान मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, उसके लिए काफ़ी ने मतलब वेल विशिंग मुझे मतलब एडवाइसेस दी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बात से कि अभी मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब बाद में करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन इस चीज़ में करूं और इसके ज़रिए किसी बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सिर्फ इस गाइडेंस की वजह से और उसकी अपनी मेहनत की वजह से, तो मतलब ये, इससे अच्छी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। हाँ, मैं अपनी पढ़ाई को इससे हैम्पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैं अभी कर सकता हूँ। मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, जैसे मैं प्री के लिए आपको गाइड कर दूँ तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मेंस के बाद मैं देख सकता हूँ, सॉरी ईएससी के मेंस तो चलो दूर हो जाएगा, मैं प्री प्री के बाद मैं देख सकता हूँ कि गाइड कर दूँ आपको। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको गाइडेंस अभी सिर्फ वहीं से लेनी पड़ेगी, जो मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा। अभी प्लेलिस्ट इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि मेरा टैब ख़राब हो चुका है और लैपटॉप में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही सही हो जाएगा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लस मोबाइल में भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में देख के मैं रिप्लाई करता, तो अभी कमेंट्स मेरे सामने नहीं है तो मैं भी कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने जो चीज़ बोली थी एटलीस्ट वो चीज़ मैंने कर दी है। कमेंट्स का रिप्लाई कल से मैं करना स्टार्ट कर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स डाल देना ताकि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। सो और कोशिश करना जितना आपको काम मिल रहा है उसको डेली के डेली आप कंप्लीट करो। ऐसे करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और चीज़ कि आपको टेस्ट सीरीज़ कब से देनी है, भाई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दो, जो भी टेस्ट सीरीज़ लेनी है ले लो।
टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग की लो। हाँ, अगर जो आपको कोचिंग का नाम ही चाहिए तो देखो कोई भी बड़ी कोचिंग की ले लो टेस्ट सीरीज़। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो उनके सॉल्यूशन होते हैं बिल्कुल वेरीफाइड होते हैं और एक जेन्युइन सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर जो आपने कोई मतलब दूसरी किसी कोचिंग की ले ली और उस टेस्ट सीरीज़ और उसके अंदर सॉल्यूशन आप देख के आप पजल्ड हो गए, इस टाइम पे आपने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, उसके अंदर कुछ और सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप थोड़ा सा पजल्ड हो जाओगे। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है तो आईएएस मास्टर की ले सकते हो टेस्ट सीरीज़, या फिर मेडिजी की ले सकते हो टेस्ट सीरीज़। अच्छी टेस्ट सीरीज़ होंगी उनकी भी, ठीक है, या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग की, तो उनके सॉल्यूशन जो होंगे जेन्युइन होंगे। प्लस लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस चीज़ पे रखना है कि फुल टेस्ट देने बहुत बहुत ज़रूरी है। फुल टेस्ट देने ही है आपको। तो फुल टेस्ट में एक तो टेस्ट सीरीज़ के दोगे आप फुल टेस्ट, दूसरा आपके जो एसएससी जेई के मेंस के जो पेपर हैं उनको आपको एज अ फुल टेस्ट देना है, ठीक है। 2020 2019 2018 इन सबको एज अ फुल टेस्ट आपको देना है। तो फुल टेस्ट में आप इनको भी दे सकते हो। अगर आपके पास 20 दिन बचे हैं तो आपको 10 फुल टेस्ट तो देने हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए 100% CPWD में, तो इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी कल की वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।